नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विकसित भारत विकसित हरियाणा समारोह में पीएम मोदी के सामने पूरे जोश के साथ अपना भाषण रखा। अपने 20 मिनट के भाषण में उनका पूरा फोकस हरियाणा में सरकार की ओर से कराए जा रहे विकास पर रहा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत में 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान किया। वहीं आज 5,887 गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बाकी बचे 1,366 गांवों को इस योजना का लाभ लेने के लिए जल्द ही नई स्कीम भी शुरू की जाएगी। थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट नई यूनिट बायोगैस प्लांट की आधारशिला रखने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत की राह पर चल रहे हरियाणा की गाथा सुनाई। साथ ही बिजली निगम ने घरेलू और कृषि के लिए भी अलग अलग समय निर्धारित किया है। अब बिजली आपूर्ति खेतों में 8 घंटे तो घरेलू सप्लाई 16 घंटे की गई है। आपको बताते चले कि दीनबंधु थर्मल प्लांट के अंदर नई 800 मेगावाट यूनिट की शुरू होने से यमुनानगर से एक साथ 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और नई यूनिट से मार्च 2029 में उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है। और ऐसे में 48 महीने बाद हरियाणा बिजली क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा। अभी तक हरियाणा में वर्तमान में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान क्षमता 2582 मेगावाट है। साल 1998 में भी इसकी क्षमता 863 मेगावाट थी। थर्मल की नई 800 मेगावाट यूनिट शुरू होने से 3,382 मेगावाट बिजली उत्पादन हो जाएगा। इसके अलावा हिसार के खेदड़ में भी और एक पानीपत और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाने की हरियाणा सरकार की योजना है। तो वहीं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने 2 दिन पहले ही यमुनानगर आकर इसकी पुष्टि कर चुके हैं। हरियाणा में सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने वाले जिलों में से झज्जर है और जहां झज्जर में पावर लिमिटेड जेपीएल का 1,320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित बिजली संयंत्र स्थित है। हरियाणा में पानीपत, यमुनानगर, खेदड़, फरीदाबाद में बिजली संयंत्र हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तमाम तरह की सौगातें भी दी हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से राजवीर रोहिला और कांग्रेस से नीरज गुप्ता जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा पलवल से जुड़ चुके हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल संवाददाता प्रवीण आहूजा से है। प्रवीण जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल हिसार पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द 24 घंटे बिजली यहां पर मिलेगी। सीएम ने भी यही कहा, नई पावर यूनिट की आधारशिला भी रखी गई है। प्रवीण जी, अंकिता बिल्कुल बता देना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कल हरियाणा प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। सबसे बड़ी सौगात तो मिली कि हिसार का जो एयरपोर्ट है वो जो आरंभ होने से हरियाणा वासियों को तो काफी राहत मिलती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये रही कि पहली फ्लाइट या यूं कहेंगे हिसार से चलकर सीधा अयोध्या गई है और ये भी लोगों ने बड़ा एक सुखद अनुभव महसूस किया है। और इसके साथ साथ यमुनानगर में जो 800 जो थर्मल पावर की जो शिलान्यास रखा गया है वो भी हरियाणा वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जिसको लेकर आने वाले समय में अगर हम लेकर बिजली की लेकर बात करते हैं तो तमाम हरियाणा वासियों को आने वाले समय में इतनी बिजली मिलेगी जो दिक्कत का सामना हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस समय सामना करना पड़ रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं जरूर लाभ मिलेगा। लेकिन समय जरूर लगेगा, लेकिन ये जरूर है देश के प्रधानमंत्री का जो भी कार्यक्रम तय होते हैं तो उसी के हिसाब से ही वो तय समय के अनुसार पूरा भी किया जाता है। वहीं दूसरी बात अगर बात करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा है कि अब आने वाले समय में पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली पर्याप्त मात्रा से मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा संदेश प्रदेशवासियों के लिए है। तो उसको लेकर अब तैयारियां पूरी शुरू हो गई है, क्योंकि अगर हम बात करें तापमान वृद्धि को लेकर तो स्वाभाविक है जब तापमान में वृद्धि होती है तो बिजली की खपत न जाने कितना गुना बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं से प्रदेश को अन्य राज्यों से भी बिजली को खरीद करना पड़ रहा है। जैसे आसपास के प्रदेश है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, तो कई प्रदेशों से भी लेना पड़ता है, क्योंकि प्रदेशवासियों को पर्याप्त बिजली देना भी मुख्यमंत्री का सरकार का दायित्व बनता है। लेकिन अब आने वाले समय में ये बिल्कुल सुखद एक अनुभव रहेगा सभी के लिए। बहुत अच्छा रहेगा कि
जो बिजली की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में पूरी मिलेगी। और ये जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी कहना है कि अब प्रदेशवासियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी अंकिता। जी प्रवीण, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ में राजवीर रोहिला प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। तो राजवीर जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि कल प्रधानमंत्री पहुंचे, इस दौरान करोड़ों की सौगात भी दी है और साथ ही लगातार कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए वो नजर आए, चाहे वो वक्फ का कानून हो या फिर कोई भी मुद्दा, लगातार कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है। तो और साथ ही 24 घंटे बिजली मिलेगी, सीएम ने ऐसा कहा है। राजवीर रोहिला जी। नमस्ते आपके दर्शकों को, प्रवक्ता साथी और पैनलिस्ट को मेरी राम राम। अंकिता जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हरियाणा और केंद्र में आई है, तब से हरियाणा के लिए विशेष स्नेह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है। क्योंकि जो पहली रैली हुई थी उनकी हरियाणा में हुई थी, रेवाड़ी में, तो उनका एक पुराना नाता कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ प्रभारी रहे हैं वो, तो उस हिसाब से एक विशेष जो आशीर्वाद है वो हरियाणा की जनता को देने का काम करते हैं। चाहे वो नेशनल हाईवे की बात हो, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट की बात हो, चाहे वो 58 साल में पहली बार कोई हवाई अड्डा अगर बना है तो वो हरियाणा में हिसार में भारतीय जनता पार्टी के समय में बना है, जिसका टर्मिनल का शिलान्यास भी और उद्घाटन भी हुआ। और यमुनानगर में जो 800 मेगावाट के जो एक थर्मल पावर, जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की जो तीसरी यूनिट का जो शिलान्यास हुआ है, वो एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट झारखंड में चला जाता 2023 में, अगर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी इसके लिए मेहनत ना करते तो कहीं ना कहीं ये हरियाणा के लिए अपनी जो सौगातें कल दे के गए हैं। अब रेवाड़ी में भी एक बड़ी सौगात दी है, हजारों करोड़ रुपए के लगने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि प्रधानमंत्री जी का जो विशेष स्नेह वो लगातार हम पर जारी है। और इसी कड़ी में नायब सैनी जी ने जो कहा है कि भाई लगातार जो 24 घंटे बिजली की बात, 56-57 गांव में हमने जगमग योजना के तहत बिजली दे रहे हैं। तो अभी जो प्लांट में जो बिजली बढ़ेगी तो उससे भी हरियाणा की जो जनता उसका लाभ होने का काम होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि मोदी जी का जो सदैव जो आशीर्वाद हम पर रहता है वो उसके कारण ही हम लोग यहाँ आज विकसित हरियाणा, विकसित भारत का एक सपना देख रहे हैं। और रही वक्फ की बात, तो वक्फ की बात में कल प्रधानमंत्री जी ने बड़ा खुल के बोला है कि वक्फ पे जो कब्जा है और उस कब्जे को छोड़ने वाले नहीं थे वो लोग, लाखों एकड़ जो परिसंपत्तियां हैं उन पे कब्जा करके रखा था और उसका कोई लाभ उस समाज को नहीं मिल रहा था। मैं फिर कह रहा हूं ये बात, उसका वो समाज को लाभ नहीं मिल रहा था। उसी को ठीक ठाक करने के लिए अच्छा मैनेजमेंट हो, लोगों को लाभ मिले, उसके लिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जिसके कारण कुछ लोगों को दर्द भी हुआ है। वो दर्द बिल्कुल उनका तुष्टिकरण की राजनीति को दिखाता है कि वो लोगों ने किसको कांग्रेस को दर्द, ऑब्वियसली कांग्रेस के जो नेता वहां संसद में बोले सबको पता है, जो विपक्ष है, जो समाजवादी पार्टी है। भी जुड़ चुके हैं। नीरज गुप्ता जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि कल हिसार पहुंचे थे जहां पर 24 घंटे बिजली मिलेगी ये बात कही गई और नई पावर यूनिट की आधारशिला भी रखी गई, बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया गया, इसमें कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है? हमें कोई दर्द नहीं हो रहा। अच्छा 24 घंटे हरियाणा वासियों को बिजली मिले, बल्कि हरियाणा वासी क्या पूरे देशवासियों को बिजली मिले तो अच्छी बात है। दर्द तो हमें नहीं हो रहा, दर्द तो उनको हो रहा था। आप देखिए उनका भाषण देखिए, 40 मिनट के भाषण में सिर्फ 5-7 मिनट विकास की बातें करके उसका कांग्रेस में धुआंधार बैटिंग करना शुरू हो गए। उन्हें तो मौका चाहिए। कांग्रेस को सारा दिन कोसते हैं, सपने में भी कांग्रेस रहती है। जो व्यक्ति पूरे दिन कांग्रेस की सुबह से शाम बुराई करता है तो क्या कांग्रेस रिएक्ट नहीं करेगी? एक्शन का रिएक्ट तो होगा ना मैडम। एक ये वो कह रहे हैं मेगावाट का शिलान्यास की अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए कि उससे पहले हरियाणा में बिजली नहीं आती थी क्या? अब वो तो ऐसे कोसते हैं जैसे कांग्रेस सरकार ने कुछ किया नहीं। उससे पहले जो प्लांट है वो किसकी देन है? ऐसे में एयरपोर्ट की बात करूंगा, ठीक है, जो सरकार होती है एयरपोर्ट जिसके कार्यकाल में पूरा होता है उसका उद्घाटन का प्रोटोकॉल उसको ही करना होता है। आप देखिए उस एयरपोर्ट की नींव किसने रखी? बताइए, इनसे पूछे भी जबरदस्ता की नींव तो कांग्रेस सरकार ने रखी था। जो जमीन एक्वायर हुई, सब कुछ हुई, इसकी जो खाका तैयार हुआ, रोड मैप तैयार हुआ, किससे कार्यकाल में तैयार हुआ? कांग्रेस के कार्यकाल में तैयार हुआ। सारा दिन कांग्रेस को वो मैं लेती हूँ अभी, लेकिन हमारे साथ प्रवीण आहूजा भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण आहूजा जी, ये लगातार ये भी कहना है कि जो अभी विकास हुआ है, सीएम नायब सिंह सैनी लगातार कहते हैं कि 10 सालों में हमने बिजली देने का काम किया है और कम कट लगते हैं, लेकिन पिछले की सरकार में नीरज गुप्ता जी का ये कहना है कि पहले भी तो बिजली आती थी। ये अंकिता बिल्कुल सही कहा है। बिजली की अगर बात करते हैं, विपक्ष का तो कहना है कि बिजली पहले भी आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी बात को मजबूती से रखेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है सरकार इस समय
भाजपा की है और स्वाभाविक है, सरकार अपने ये चाहेगी कि किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, तो तमाम प्रदेशवासियों को तमाम जो सुविधाएं हैं वो पूरी मूलभूत सुविधाएं वो उन्हें मिलती रहें। तो उसको लेकर अब कहीं ना कहीं प्रयास सरकार ने अपने संकल्प पत्र के दौरान भी दोहराया था कि तमाम चीजों को जो है आने वाले समय में पूरी की जाएगी। तो उसी को लेकर एक एक करते हुए तमाम वादों को सरकार कहीं ना कहीं आप वादे पूरे करने में लगी है। तो जिसको लेकर आप बिजली का, अगर बिजली की बात कर लेते हैं तो बिजली का जो मामला है ये एक बहुत बड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है और डिग्री तापमान की बढ़ती जा रही है। तो स्वाभाविक है प्रदेश में अब खपत भी रोजाना बढ़ती चली जा रही है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को व्यवस्था चाल चौबंद करनी होगी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं अब जो थर्मल पावर है उनमें कहीं ना कहीं तेजी लानी होगी, ताकि आने वाले समय में जो लगातार बिजली की जो प्रदेश में खपत बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति के लिए सरकार का दायित्व बनता है कि उसको पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए तमाम जो योजना है उसको पूरी की जाए। और उसको लेकर अब प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण सिंह का कहना है कि आने वाले समय में प्रदेश अपने दम पर पूरी बिजली बनाएगा और पूरे प्रदेशवासियों को बिजली मिलेगी। तो अब तो देखना अंकिता ये होगा कि क्या फिलहाल जो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, अब ये तो समय लगेगा थर्मल पावर में, लेकिन आप जो बिजली की जो लगातार खपत बढ़ेगी, लगातार तापमान में जो वृद्धि होगी, गर्मी बढ़ेगी, तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? क्योंकि लगातार अभी से ही गर्मी तो अभी शुरू हुई है, लगातार बिजली के कट शुरू हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं आम लोगों में त्राही दिखाई देगी। तो ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। जी अंकिता। ठीक है, राजवीर रोहिला जी, अगर बात की जाए नीरज गुप्ता की तो उन्होंने तमाम तरह के सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन आपने इंटरनेशनल फ्लाइट की बात की थी, लेकिन आपने एरोड्रम बना दिया है। और राजवीर रोहिला जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि हरियाणा में बिजली देने के लिए बात कही जा रही है, तो वहीं अब खेती के समय में भी बदलाव किया गया है, घर के समय में लाइट में भी बदलाव किया गया। अगर खेती के समय की बात की जाए तो इसमें 11 बजे से सुबह 5:45 बजे तक, शाम को 6 बजे से, मतलब कुछ घंटों में डिवाइड किया गया है। और अगर 8 घंटे की बात की जाए तो 8 घंटे खेतों के लिए बिजली दी जा रही है। तो ऐसे कैसे चलेगा? राजवीर रोहिला जी। जी, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। अभी गेहूं की कटाई का सीजन है, ठीक है, और इस सीजन में दशकों से ये जो शेड्यूल है, रीशेड्यूल होता रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बस पार्किंग के कारण कहीं फसल में आग ना लग जाए, किसान को नुकसान न हो जाए। और ये इसीलिए किया गया बस ये, क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड है भाई, इस तारीख से इस तारीख तक ऐसा रहेगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, और ये हर साल ऐसा होता रहा है। ठीक है, लेकिन अगर स्पार्किंग हो जाए तो फिर दिक्कत किसको होगी? किसान को होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये चीजें की गई है। रही बात है एरोड्रम की, तो ये एयरपोर्ट है, ये 7200 एकड़ में बन रहा है इसमें, ठीक है ना। और इसमें अयोध्या और दिल्ली को भी जोड़ा गया। आने वाले समय में सारे जो शहर है, बड़े शहर, उनको जोड़ा जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक दिन की कार्रवाई नहीं होती। ये इन भाई को मैं बताना चाहूंगा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने के बयान पढ़ लेना। उन्होंने कहा था मैं तो मैम में मतलब बनवा रहा था, इनको यही नहीं पता इनका मतलब क्या एजेंडा है, ठीक है ना। मैम वाला जेवर चला गया, जो ये मैम बनवा रहे थे वो जेवर चला गया, ठीक है ना। तो हिसार में ये बिल्कुल ये एक्वायरमेंट हमारी सरकार में हुई है, नोटिफिकेशन हमारी सरकार में हुआ है। और इसका जो मोदी जी एक बात कहते हैं, शिलान्यास भी हम करते हैं और उद्घाटन भी हम करते हैं, उसी की परिणति शक्ति के तहत हमारी सरकार ने रखी है। नहीं रखी ना, ये झूठ बोल रहे हैं। नीरज गुप्ता जी, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो इनकी बात मुझे समझ दी, क्यों मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे बीजेपी सरकार कुछ भी करे, अपने काम गिनवाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, विकास से कार्य गिनवाए क्यों, लेकिन वो कांग्रेस पे जो धुआंधार बैटिंग करते हैं, कांग्रेस को सारा दिन कोसते हैं, ये चीज गलत है। देखिए, कांग्रेस ने अगर ना कुछ किया होता तो आज ये देश यहाँ नहीं होता। हर चीज की नींव रखी जाती है, किसी चीज की नींव रखी है, एयरपोर्ट के निर्माण की नींव किसने रखी? आज अगर कोई मोबाइल की देना है, कंप्यूटर की देना है, किसकी देना है? कांग्रेस की देना है। ये तो एकदम कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। आप कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, तो आप ये बताइए इतना विकास कहां से हो गया? ये जो मोबाइल पे काम कर रहे हैं, मोबाइल किसकी देना है, कंप्यूटर पे किसकी देना है? सब कांग्रेस की देना है। आप अपने देखिए, वादे पूरे किए, 2500 दीजिए, 500 सिलेंडर दीजिए। मोदी की गारंटी जुमला साबित हो रही है। मोदी ने कहा था दिल्ली में 8 अप्रैल को हर महिला के खाते में पैसे आ जाएंगे, आए क्या बताइए? और होली के कहा था फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, आए क्या बताइए? तो आप खाली इसको कोसने बंद की दीजिए। इस समय सरकार आपकी है, आपसे हम पूछेंगे, जनता ही पूछेगी, हर कोई पूछेगा, लेकिन आप तो भूमिका निभा रहे बखूबी। नीरज गुप्ता जी, बिल्कुल, लेकिन आप सिर्फ ये तिगुनी देखिए, आप कल पूरी विकास हो रहा है, ऐसा सीएम का कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमने वादे किए थे उसमें से 19वां वादा ये पूरा किया। मैं कह रहा हूँ, पूरी डिबेट में आप ये सुनिए, सिर्फ 5 मिनट के भाषण से इनको क्लिप अभी निकाल दी है। 5 मिनट के बाद वो अपने रास्ते से भटक गए।
कांग्रेस को कोसना शुरू कर दिया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। अरे मैं कहता हूँ भाई साहब, आरएसएस में मुस्लिम सदस्यों को अध्यक्ष बना दीजिए, क्यों नहीं बनाते आप वक्फ बोर्ड का कभी उदाहरण देते हैं, कभी हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। अरे देश संविधान से चलेगा, ये देश और मोदी शाह के कहने से नहीं चलेगा। संविधान में जो होगा वही किया जाएगा। अगर हम कोई कार्य करते हैं, आप कहते हैं बिजली थी, तो उससे पहले क्या हरियाणा बिजली में बिना बिजली के रह रहा था क्या? मेरे प्रवक्ता साथी अंधेरे में पढ़ाई कर रहे थे क्या? ये बताइए, अगर कुछ भी किया तो क्या जवाब दूंगा। आती थी नीरज गुप्ता जी का मानसिक संतुलन थोड़ा दिक्कत में है, क्योंकि ये लगातार 3 बार हार चुके हैं। 2009 में भी ये लोग 40 सीटों पे टिक गए थे, उसके बाद 2014 में हारे, 2019 में, 2024 में लगातार 4 हारने के कारण 4 बार। तो इन लोगों का दिक्कत आ गई है कि ये लोग करे क्या, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया। हर बार इनको जनता अच्छे बहुमत से हरा रही है। अभी भी ये लोग जो विधानसभा चुनाव थे उनमें भी ये लोग नौकरियां बांट रहे थे, फिर 50 वोट लाएगा उसको मैं ये नौकरी दूंगा, 2000 वोट लाएगा उसको ये दूंगा। तो ये जो नौकरियों के ठेकेदार जो पकड़ पकड़ के डीसी एसपी लगा रहे थे, जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया। हरियाणा का युवा को 2.25 लाख नौकरियां मनोहर लाल जी के समय में दी गई थी, और 25,000 नौकरियां अभी नायब सैनी जी की पहली कलम से शपथ लेते दी गई। तो ये दर्शाता है कि हरियाणा की जो सरकार है वो नायब सैनी जी के नेतृत्व में बड़ा सीरियस है, वो जनता को समर्पित है। इन लोगों का क्या मतलब है? ये लोग 500 रुपए की एक टंकी देकर ओबीसी को बहकाते थे। इन लोगों को आईना दिखाने का काम ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी सबने किया। देखिए, हमारी जो मैंने इनकी बातें सुनी, फिर भी मैं जवाब देना चाहूंगा। तो ये देखिए, हमारे इनकी जो नीति ये कर्ज लो और घी पियो, कर्ज लेके घी पी के अपनी सेहत बनाओ। हमारी नीति ये नहीं है। देखिए, हर एक की विचारधारा में फर्क होता है, हम उतना ही कर्ज लेते हैं जितना जरूरत है। आप इन्होंने देश को कर्जवान बना दिया, अरे हरियाणा वासियों को कर्ज बना दिया, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। जब कांग्रेस सरकार थी 2014 में कर्जा कितना था, आज कितना कर्जा है बताइए। ये तो ऐसे इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस ने देश में कुछ नहीं किया। एम्स किसकी देन है? अगर भैया, अगर आपको कांग्रेस से बनाए संस्थान से या कांग्रेस से इतनी दिक्कत है तो आप उनके संस्थानों में जाना बंद कर दो। आपके सारे बड़े नेता एम्स जाते हैं, क्यों जाते हैं? कांग्रेस ने कुछ किया नहीं आपकी नजर में, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, कांग्रेस ने लूटा है देश को। ये संविधान किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। आज आधार कार्ड किस। नीरज गुप्ता जी, एक जवाब और दीजिएगा। मैं आपसे कर रही हूँ कि हरियाणा में जो अभी बिजली को लेकर बात हो रही है, उस पर आपका क्या कुछ मानना है? क्योंकि 24 घंटे बिजली मिलेगी और इस दौरान 8 घंटे 16 घंटे में डिवाइड भी किया गया है घरेलू और किसानों के लिए, तो कितना फायदेमंद होगा ये? देखिए, 24 घंटे बिजली मिले, हर पूरे देशवासी काम ना, हरियाणा वासी भी काम ना, पूरे 24 घंटे बिजली में, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। गर्मियों में देखिए जो लोड होता है, ओवरलोड चलता है, गर्मियों में रेस्ट भी देना पड़ता है, तो तापमान टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखिए, अभी मई की गर्मी का एहसास आप पूरे देशवासियों को अप्रैल में हो रहा है। तो ये देखिए, कट से जो देखिए दिक्कत तो होगी, लेकिन मैं हरियाणा वासी जो अपील करूंगा वो बिजली सरकार का सहयोग करें, बिजली कम से कम यूज करें, ताकि बिजली की समस्या सरकार के लिए, जनता के लिए सिद्ध न पड़े, क्योंकि बिजली जाएगी तो जनता को भी दिक्कत होगी। लेकिन मैं चाहूंगा किसानों के लिए देखिए, सरकार किसानों को 24 घंटे बिजली दी जाए, ताकि उनको खेती में उत्पन्न ना हो, खेती में कोई बाधा ना पड़े। किसान पहले ही मरे पड़े हैं बेचारे, तो किसानों की जनता को सोचना चाहिए इनको, सरकार को, क्योंकि एमएसपी जो इनको फसल कही थी उसको वो रेट नहीं मिल पा रहा। चाहे पूरे हरियाणा में घूम लो, एक बार रोहिला भाई साहब भी जा सकते हैं। और 25 फसल की बात करते हैं, उसमें 8-10 फसल जो हरियाणा में होती नहीं, तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। मैं इसे कहना चाहूंगा, डिबेट में बता के जाइए 25 रुपए कम मिलेंगे और 500 रुपए सेंटर कम मिलेगा, या लास्ट के 5 साल में मिलेगा, या मिलेगा नहीं मिलेगा ये बताइए। क्योंकि जब नवाब साहब सैनी ने कहा था कि सरकार बनने के घीटनी शुरू हो जाएगी, आज उसके बाद प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ, तो ट्रिपल इंजन की सरकार है महाराज। आप तो बता के जाइए 25 रुपए कम मिलेंगे। जवाब दीजिए राजवीर रोहिला। हरियाणा सरकार ने जो 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी योजना का था, उसका 5000 करोड़ का बजट प्रिपेयर किया जा चुका। और विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री की भूमिका में थे, उन्होंने ये प्रावधान रखा था कि हमने 5000 करोड़ रुपए रख दिए हैं। तो उसका एक अंतिम समय वो चल रहा है, उसका पीरियड में जो एक्सरसाइज होती है जो प्रशासनिक, उस पर चल रहा है काम, तो जल्दी वो खाते में जाएंगे। रही बात 500 रुपए की सिलेंडर की, वो दिया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर हो चुका है। एक मिनट जी, ठीक है। मैं अभी जो 24 फसलों की बात है, ये अपनी बातों से भटकते हैं, पूरा देश जानता है। भी जवाब दे रहे हैं नीरज गुप्ता जी, सुन लीजिए आप, एमएसपी पर भी बोल रहे हैं। एमएसपी की 24 फसलों की जो हमने घोषणा की थी, ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा हमारा एमएसपी है, इनको ध्यान रखना चाहिए ये बात, एक बात। दूसरी बात, 24 फसलों में जो भी फसलें आती रहेंगी उनका एमएसपी दिया जाता रहेगा, और वो भी डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, उसमें कोई बिचौलों की जरूरत नहीं है। अभी हमने बीज और पेस्टिसाइड का जो बिल लेके आए हैं, वो भी किसानों के हित में लाए हम। मैं किसानों को नकली बीज और नकली दवाई से मतलब पीछा छूटे, और जो अपराधी है, जो गलत काम करे, उनको सजा मिले।
ये जो रिफॉर्म है ये हरियाणा सरकार ही लेके आ रही है किसानों के लिए। इन लोगों ने किसानों के लिए 2-2 रुपए के चेक देते थे ये लोग। हमने 10 साल में 13,000 करोड़ का मुआवजा दिया है, ठीक है ना। तो आप अपना पहले घर देखे आप लोगों ने क्या किया। आप लोगों ने जो दुर्गति की थी इसलिए आप लोगों को बाहर हम किया। तो काम कर रहे हैं, आपकी सरकार ने तो काम ही नहीं किया है, तभी तो जनता ने देखिए हमारे काम के बिना ये खेत कल्याण ये जो स्ट्रक्चर ऐसे खड़ा हो गया गुड़गांव किसकी देन है? इनसे पूछें इनकी सरकार थी क्या? फरियाद इतना बड़ा धोगी क्षेत्र किसकी देन है? तो इनके हिसाब से तो कुछ नहीं है। ये जिस स्कूल में पढ़ के होंगे मैं नहीं जानता, सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे क्या पढ़े होंगे, वो सरकारी स्कूल किसकी देन है? तो रिहाई की ये तो मैं कह रहा हूँ सारा दिन सिर्फ कोसने काम करते हैं सुबह से शाम। ये देखते हैं कांग्रेस पार्टी को कैसे कोसा जाए। अरे कांग्रेस पार्टी को कोसने से काम नहीं चलेगा, आप अपने काम कीजिए। मैनिफेस्टो की बातें पूरी करिए। आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो मुझे आप दिखाइए 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहा है। अगर आप में हिम्मत है तो आप उसका डाटा सामने करिए पूरे हिंदुस्तान के सामने। आप मुद्दों से भटकाते हैं। 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया, बताइए कौन सा स्मार्ट सिटी बना? आप अगर बना है तो उसका डाटा लाइए पूरे देशवासियों सामने। सीधे आप कौन देशवासियों को जगाने का काम करते हैं, आप मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं। कोई ना कोई देशवासियों को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराते हैं। बताइए कौन सा डाटा दिया? अगर आप 25%। आप लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है मुस्लिम अध्यक्ष बनाए जाने पर। तो जो मुस्लिमों ये जो 17 साल से मुस्लिमों के पैरोकार बने हुए थे, जो उनके वोट लेते थे डरा करे भाई ये बीजेपी आ जाएगी सत्ता में, आप हमें वोट दीजिए, वो भरम टूट गया इनका। क्योंकि जो मुस्लिम समाज है उसे विकास की जरूरत है। सच्चर कमेटी की जो आई थी वो इन्हीं के समय में आई थी। वो रिपोर्ट लागू नहीं की इन लोगों ने, क्योंकि उसमें जो दुर्गति दिखाई गई थी, उसमें जो दुर्गति वो आप पढ़ लेना, मतलब निरंतर वैसे हमारी बातें करने में कुछ नहीं है। तो वो चीजें सारी भारतीय जनता पार्टी ने मतलब की जो सरकार बनी है जब से, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो योजनाएं आई है वो सभी के लिए आई है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं झूठ से कुछ यहाँ पे पूरा देश जानता है। आज इनकी बड़ी कहते हैं कि हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, दुर्भाग्य से उस पार्टी में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, चेक कीजिए इस कार्यकाल में, पिछले काल में क्या कोई मुस्लिम सांसद है? बताइए। ये मुस्लिम के ठेकेदार बनते हैं। हम तो भैया सभी धर्म को मानते हैं। अगर आपको मुस्लिम समुदाय की इतना चिंता होती तो एक मुस्लिम सांसद बिठाते आप, एक क्या 2 बिठाते, 3 बिठाते। हमारी पार्टी की हमारी सभी धर्मों के सांसद हैं। बताइए किस पार्टी में धर्म हमारी कौन सी धर्म के सांसद नहीं है? हिंदू की भी है, मुस्लिम की है। आप हिंदू मुस्लिम के ठेकेदार बन रहे हो। आज आपको मुस्लिम समाज की चिंता हो रही है, यही बात हिंदू धर्म पे भी लागू करो। हिंदू धर्म के भी हिंदू ट्रस्ट इतना बड़ा ट्रस्ट है, हिंदू की मंदिर है, वहां भी मुस्लिम बिठाइए। तो क्या गरीब हिंदू नहीं है? सारे मुस्लिम समाज ही गरीब है क्या? उनकी बड़ी चिंता हो रही है, मुस्लिम गरीब महिलाओं की चिंता हो रही है, बच्चों की चिंता हो रही है, नौजवान चिंता है। तो हिंदू धर्म में भी तो गरीब लोग हैं, उनकी चिंता कौन करेगा? सारा ट्रस्ट का पैसा जो हिंदू धर्म ट्रस्ट का पैसा है लगाइए उनकी प्रगति में। उन पर क्यों नहीं बोलते? बताइए। आप सिर्फ झूठ फैलाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इनका सिर्फ यह है कि मुद्दों से भटकाई जाओ देश को, और कर्ज लो और घी पियो की नीति है इनकी। आज देखिए देश से भी कर्जा कितना बढ़ेगा। पिछले 75 साल के इतिहास में इनकी भी सरकार रही, हमारी भी रही और दूसरे दलों की सरकार रही। कितना कर्जा था ऑन रिकॉर्ड चेक कीजिए, इनको पता चल जाएगा देश कहाँ जा रहा है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र और राज्य में है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करते हैं हम लोग। हमें पार्सलिटी नहीं करते धर्म के नाम पे, जैसे आप लोग अब जातियों बांटने की कोशिश कर रहे हो देश को। आप अपने नेता राहुल गांधी से पूछना, वो क्या बोलते हैं कि भाई तू कौन सी जात का है तू? तो जाति तो आप लोग कर रहे हो, जाति माइनॉर आप कर रहे हो, धर्म का यूज आप कर रहे हो, हम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सीधी नीति है सबका साथ, सबका विकास। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनी जी की जो जोड़ी हरियाणा में जो चल रही है, ये जोड़ी ने आप लोगों के हौसले पस्त कर दिए, इसलिए आप बयानबाजी करते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि लगातार इस पर सियासी समीकरण भी देखने को मिल रहा है। कल पीएम आए और उन्होंने तमाम तरह की सौगातें दी। कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य पार्टियां, सभी लगातार निशाना साधती नजर आ रही हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, विपक्ष का काम तो निशाना साध रहा है, लेकिन आप एक बात देखिए ना अंकिता जी, जनता ने इनको 3-4 बार नकार दिया। विधानसभा में नकार दिया, लोकसभा में भी नकार दिया और निकाय चुनाव में भी नकार दिया। तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ बयान बहादुर बन के ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं। अब इनका जो नेता है हुड्डा जी, वो कभी रोहतक में जाके बयान देते हैं, कभी दिल्ली में, कभी चंडीगढ़ में। 4 महीने से ये लोग अपना एलओपी नहीं चुन पाए। 13 साल से ये लोग अपने जिला अध्यक्ष की जिला कमेटी नहीं बना पाए। ऊपरी की कमेटी का कोई अता पता है नहीं, किसी भी अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होता नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए ये पार्टी नहीं एनजीओ बन के रह गया। और इस एनजीओ में ये लोग जो बैठे हैं स्टेक होल्डर है बस। ये नीरज गुप्ता जी जवाब दीजिए, आपने तो नेता प्रतिपक्ष तक नहीं चुना अभी तक, देखिए उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे हर नेता
पूरी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हुड्डा साहब बोलते हैं और जिन देर तक बोलने आप झूठ पत्ते स्वीकार तो नहीं कर रहे ना उन्हें? देखिए निभाने से प्रतिपक्ष क्या होगा? चुनाव आपने औपचारिक रूप से तो नहीं कहा? देखिए ठीक है, उसकी घोषणा बड़ी जल्दी होने वाली है। इस बार जब भी आपकी विधानसभा लगेगी उससे पहले नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। ये अपना समय भूल गए। कर्नाटक में इन्होंने 8 महीने बाद प्रतिपक्ष का नेता चुना, ये शायद रोहिला जी को पता नहीं। यहाँ ले लेंगे अपनी पार्टी से कितने महीने बाद उनका ठीक है। प्रतिपक्ष का नेता चुना गया। ये राजवीर सब रोहिला बेकार जी है शॉर्ट में क्वेश्चन है। आंसर दीजिएगा जिन्होंने जवाब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के द्वारा चुनी और जनता को समर्पित है, और जनता को भारतीय जनता पार्टी की नीतियां पसंद आ रही है, तभी तो हमें 48 सीटें देके यहाँ बिठाया है। ठीक है, आप सोच के देखिए ना एक बार, ये जो मैंडेट ये दिखाता है कि जनता में इन लोगों का जनाधार नहीं है। ये लोग 4 महीने से कोमा में पड़े हैं, तो इनका ठीक है। उठने का काम ही नहीं हो रहा। ठीक है। राजवीर रोहिला जी, नीरज गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जल्द ही 24 घंटे बिजली मिलेगी, ऐसा सीएम का बयान आया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नए पावर यूनिट की भी आधारशिला रखी गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।